अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस उन्होंने तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी क्योंकि उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल 2 लार्जर बेंच बना दिए हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार दोनों के मामलात लगे होंगे। इन दोनों जजेस को निशाना बनाने की सबसे बुनियादी वजह जो समझ में आती है वो 6 जजों का ख़त है, जिसके अंदर उन्होंने बड़े खुले अंदाज के अंदर पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कि ये मुदाखलत हो रही है, इसको रोका जाए। जब उन्होंने एक्ट नहीं किया तो उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा को वो ख़त लिखा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल भी रहा है। लेकिन जब वो 6 जजों का ख़त वहाँ गया और उसके साथ वो कॉपियाँ उन्होंने अटैच करके वो केसेस का हवाला दिया, जिसमें केसेस ज़्यादा इमरान खान से जुड़े हुए थे, जिसके अंदर फिर उन्होंने आगे जाके तहरीर करते हैं कि किस किस ऑफिसर ने कब कब उन्हें अप्रोच किया और उनके केसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। तो उसके बाद बाबर सत्तार को निशाना बनाया गया, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी को निशाना बनाया गया और मेरे ख्याल में बाकी भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा वो इस लपेट में आएगा। तो जजों को किसी जगह पे खड़ा होने की ज़रूरत है। जजों का, हमारी आला अदलिया का माजी को बहुत अच्छा नहीं है। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक ऐसे ऐसे बाकमाल इन्होंने फ़ैसले किए हैं कि पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया, पाकिस्तान के आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल तरमीम करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और ना उसमें आइन की गुंजाइश थी ना कानून की गुंजाइश थी, लेकिन एक यूनिफॉर्म शख्स जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ था, उन्होंने कहा 3 साल आइन में तरमीम कर लो, ठीक है। कभी मार्शल्ला को जायज़ करार देना हो, कभी एक फ़ैसले को उसी शिक के नीचे दुरुस्त कहना हो, उसी शिक के नीचे गलत कहना हो, ये सारे काम हमारी अदालतें करती रही हैं। लेकिन शायद कभी एक मौका आ जाए कि हमारे कुछ जजेस उठ के खड़े होकर कहें कि नहीं, गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। ये कुछ जजेस ने जो स्टैंड लिया है, इसमें इनको सपोर्ट करना सिर्फ इसी खातिर ज़रूरी है कि शायद अल्लाह पाक करे कि इनके अंदर वो चीज़ जाग जाए कि अब इन जिनके फ़ैसलों से इंसानों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं, इन्होंने अल्लाह को जाके जवाब देना है, तो हक़ और सच की बात करें। वो किसके हक़ में है, किसके ख़िलाफ़ है, ये आज और कल हो सकता है आज मैं बेनिफिट करूँ, कल दूसरा बेनिफिट करे, लेकिन हक़ हक़ ही रहना चाहिए और जो गलत बात है वो गलत ही रहनी चाहिए, ख्वाह वो किसी के मुतल्लिक हो। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ सुमात हो रही थी तो उन्होंने भी इस इशू को रेज़ किया। 3-4 वो जजेस जिनसे तवक्कुआत हैं, काजी फ़ायज़ ईसा से ख़ुद बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं, लेकिन आजकल हुकूमत ने ये जो 3 साल की एक्सटेंशन वाली एक कहानी जोड़ी है ना, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट एज या तो उसको 3 साल एक्सटेंड कर दिया जाए या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। इसके बाद से बाज़ लोगों का ख्याल है, मैं वैसे यकीन नहीं रखता क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने कोयटा ब्लास्ट के ऊपर जो रिपोर्ट दी, फैज़ाबाद धरना के ऊपर जो रिपोर्ट दी, बड़े अपराइट आदमी है। तो लेकिन बाज़ लोगों की राय है कि ये हुकूमत उनको पोलिटिकली ब्राइब करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने कल क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts, the position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts have indicated that phenomena has existed till recently. ऑर्डर के पैरा 5 में यही है कि फेडरेशन और एजेंसीज देयर अंडर अपना रिस्पांस दे दें। That's proposals. इन जजों को एक चीज़ की शाबाशी देनी चाहिए कि ये लाइव कौम को दिखाते हैं क्या सवाल जवाब है, क्या ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा, अतर नज़रुल्लाह, इन सारों को शाबाश देनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि 9 मई के ऊपर जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी शिद्दत के साथ रद्दमल दे रही है जिस तरीके से उन्होंने बोला ये फसादी टोला और ये सियासी टोला जिन्होंने 9 मई किया, इनसे बात नहीं हो सकती जब तक माफ़ी नहीं मांगे। तो इमरान खान ने आज मीडिया से जो बातचीत की है उसके अंदर DG ISPR ने कहा था कि 2014 से शुरू करें, तो वो कहते हैं कि ठीक है 2014 से शुरू करें। फिर वो कहते हैं कि मेरा तो आधे से ज़्यादा ख़ानदान फ़ौज के अंदर है, फ़ौज तो मेरी फ़ौज है, तहकीकात करें, मैं भी कमीशन के सामने पेश होऊंगा। तो शायद एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर इसको पकड़ लिया जाए कि ठीक है एक तहकीकात करें और उसको भी इसी तरीके से लाइव दिखाएँ कि क्या हुआ। हाथ साफ़ नहीं है बहुत सारे लोगों के। 2014 का धरना हो, फैज़ाबाद धरना हो, 9 मई हो, इसके अंदर आलाकार भी मौजूद थे और पीछे से हैंडलर्स भी मौजूद थे। तो एक दफ़ा साफ़ कर ही नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर नासिर भट्ट साहब हैं हमारे साथ PMLN से, और सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। भट्ट साहब आपसे शुरू करते हैं।
2014 का धरना आपके ख़िलाफ़ था, लेकिन उसके पीछे भी अगर आपने नवाज शरीफ साहब की तकरीरें आप अब तो नहीं करते, बाज आ गए हैं वो, अब नहीं अब भी करते, नहीं अब नहीं करते। अब उन्हें छोटे भाई ने पैगाम दिया था लंदन जाके, तब से नाम नहीं लिया उन्होंने। पहले जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते थे कि आप ज़िम्मेदार। पीछे कौन था 2014 के धरने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब शुक्रिया, आपने इतना कुछ जो बताया, ये चीज़ें शुक्र है कि अब सब कौम के सामने पहले भी आ चुकी थी, अब मीडिया पे भी चल रहा है ये बात। देखें धरने के पीछे जो लोग थे, काजी फाइज ईसा साहब ने जब वो फैजाबाद धरने की मैं बात, लेकिन 2014 के धरने के पीछे कौन था? देखें उसको कौन मैनेज बात कर बता दूं, अगर उसका फैसला हो जाता, उन बंदों को पूछ लिया जाता, क्या हुआ? काजी फाइज साहब ने यही कहा, अगर उस वक्त जिन लोगों के नाम आए थे उनको पूछ लिया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो 9 मई ना होता। काजी साहब ने तो अभी अदालत में बैठ के दोबारा कहा है कि काजी फाइज ईसा ने अपनी जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरने के पीछे था। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 2014 आपकी हुकूमत थी, 2014 के धरने के पीछे कौन था? मैं यही, अगर देखें, मैं आम ये कहते हैं कि कोई भी एक सियासी हुकूमत जब होती है, उनके ये लोग सामने जो आ रहे हैं यही लोग थे। कौन थे? देखे ना, सामने तो हुमायूं साहब बैठे हुए। नहीं सामने, मैं एक बात करता हूँ, ये कंटिन्यूटी चली आ रही है, अगर ये ना होती, मैं एक छोटे मियाँ साहब का पैगाम आपको भी मुझे लगता है मिला। नहीं मैं बात, आप मेरी एक बात सुने, छोटे मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे चलते हैं, बड़े कायद हैं वो मुस्लिम लीग नून के, पहले भी थे आज भी हैं। एक साजिश के तहत उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनको इस ओहदे से हटा दिया। ये एक कहते हैं रजीम थी, इमरान, फैज़, बाजवा, साकिब निसार, आसफ सईद खोसा, ये सब कुछ सामने आ गया। मैं कहता हूँ जो ISPR ने कल जो बात की है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे ना कि ये फैज़ और बाजवा इसके पीछे हैं, साकिब निसार है। साकिब निसार तो कहता था मैं 3-4 MPA को तो वैसे उड़ा के रख दूंगा। और आप मुझे बताएं, इमरान खान तो कहता था कि जी बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, मेरा कोई जो जमात के अंदर कोलिशन पार्टनर थे उनको मैं नहीं बुलाता था, उनको कहता था इनको बुलाएं। और आर्मी चीफ अगर कोई रिकॉर्डिंग करता है तो बिल्कुल ठीक करता है। ये बातें आपको याद है इमरान खान? बिल्कुल, उन्होंने सारी बातें कही है ना। तो अब आप जब उनको अब ये रियलाइज हो गया ना, 9 मई के वाक़े से कौम से माफ़ी मांग लें, अभी भी टाइम है, वक्त है। हुमायूं साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए नदीम साहब, भट्ट साहब ने जो बात की है ना कि इमरान खान के रेफरेंस से कि वो माफ़ी मांग ले, देखिए आप माफ़ी ज़रूर मांगे अगर आपने कोई गलत काम किया हो, हमारा मौक़िफ़ है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मौक़िफ़ ये क्यों है, उसमें यह है कि जब आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कैमरे की आंख ने महफूज करके रखी है, तो आप उसको लाएं, हमारे सामने रखें, हमें राइट ऑफ डिफेंस दें कि हम उसके ऊपर जरा करके बताएं कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बात जो है, जो राइट ऑफ डिफेंस है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी है कि आप किसी पार्टी को राइट ऑफ डिफेंस के बगैर नहीं वो कर सकते, जज नहीं कर सकते। और उससे बड़ी बात जो आर्टिकल 2 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो इस्लाम के लिहाज से कहता है, जिसका रेफरेंस आज आरिफ अलवी साहब ने भी दिया था, कि कुरान कहता है कि दोनों साइड को सुन के फैसला दो। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उसका एक एक्सपीरियंस का एक रेफरेंस दिया कुरान में। फिर जो बात हो रही थी कि इन सब चीज़ों के पीछे, या 2014 का जो धरना था वो बड़ा सिंपल धरना था। उसमें सबसे पहले इमरान खान ने कहा था कि ये जो 2013 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था, यार देखो, हम ये समझते हैं कि इसके अंदर धांधली हुई है और हमारी सीटें ली गई। आपके ख्याल में PTI ने खुद से वो धरना किया था, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की मदद, उनकी हिमायत, उनकी सपोर्ट, उनका पुश, कुछ भी शामिल नहीं था? देखिए, इस तरह यह है कि 2013 तक के इलेक्शंस तक या 2014 तक मैं काफ़ी एक्टिव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उसके बाद जब मेरी सीट एज ए सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद मैं ज़रा आराम से हो गया था। तो आई कैन कैटेगोरिकली टेल यू कि जिस वक्त हमारा 2013 का जब वो हम लोगों ने इलेक्शंस के फ़ौरन बाद जब हम लोगों ने उसकी बात की, इट वॉज टोटली इंडिजिनस
टोटली 100% इट मैं आपसे 100% इख्तलाफ करता हूँ। 2014 के धरने के पीछे मुकम्मल तौर पर 100% एस्टेब्लिशमेंट थी। मैं आपको बता रहा हूं पीटीआई और पैट का इत्तेहाद उन्होंने करवाया था। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात दोबारा सुन लें और उसको जरा ठंडे उससे प्रोसेस करें और उसके बाद फिर वो कहें। 2013 के इलेक्शन जो मई जून में हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो रिजल्ट आया था, ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो रिजल्ट आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको उसी वक्त रद्द किया और उसके बेसिस पे कहते रहे कि ये 4 हलके खोल दो। धरने के पीछे सपोर्ट किसकी थी? सुन ले ना, सुन ले। धरने के पीछे जो मुझे मालूम है, जितना मैं इन्वॉल्व था उस वक्त, सैफुल्लाह नियाजी, हम सारे इधर ही होते थे, और जितना हमें मालूम है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई आया था। अच्छा, आप जो बात करते हो कि जो वो दूसरी पार्टी थी, पैट जी, उनके साथ वो आए थे, उन लोगों ने अपना धरना दिया था, उसके साथ हम लोग मिल गए थे। अब क्या ये इसके पीछे उनको कुछ कहा हो गया और ना किया हो, हमें कहा गया और ना किया हो, मुझे उसका इल्म नहीं। चलें, यहाँ आपको डीजीआईएसपी का कल वाला वो बयान जो इंतशारी टोले वाले लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, माफी मांगे, वो जरा सुनवा दे एक दफा, दोबारा सुनवा दे दोबारा। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। एक मिनट के, अच्छा, सबसे पहले जो इनका पहले जो आपने बयान किया था ना, हम उससे पूरे उससे एग्री करते हैं। आप उसको जरूर लेकर आए, उसको किसी ऐसी जगह पे जहां पे इन्फ्लुएंस ना हो, जैसे आप पहले अपने इंट्रो में बता रहे थे, उस किस्म के इन्फ्लुएंसेस ना यूज हो रही हो, ठीक है। आप उसको एक जुडिशियल कमीशन जिसमें ऐसे जज बैठे हो जो कि अपने फैसले बगैर किसी इन्फ्लुएंस के कर सके, अच्छा, वो करके उसके अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा उसमें नजर आए या उसके ऊपर प्रूफ हो विदाउट रीजनेबल डाउट के वो उसमें मुलव्वस था, आप जरूर सजा दो। ये मैं भी कह रहा हूं, ये इमरान खान ने भी कहा, ये हर पार्टी के लीडर ने लोग तो आपके रिकॉर्डेड है, हर पार्टी। लाहौर में कोर कमांडर हाउस के अंदर जो खड़े कोर कमांडर से बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड है। देखिए जो रिकॉर्डेड है ना, ले आए सामने, और उसमें सिर्फ एक काम करना है कि मुझे भी जिरा की इजाजत देनी है, और जो मैं शवाहिद लेकर आ रहा हूं मुझको भी मेरे डिफेंस में वो भी लेकर आने। दैट इज द राइट वे। अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सियासी इंतशारी टोला, उसके ऊपर आपको इतराज नहीं है? अब ये अल्फाज वो कहते हैं ना देजावू, ये अल्फाज कौन इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली? कौन करते हैं? आप बताएं मुझे। मैं बता देता हूं, PMLN वाले सारे ये अल्फाज, एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लूं और मुझे ना पता हो कि ये टीवी पे DGISPR खड़े, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे PMLN के कोई लीडरशिप खड़ी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा भला कह रही है, क्योंकि एग्जैक्टली ये अल्फाज आप मरियम नवाज, यही अल्फाज आपने अता तारड़, यही अल्फाज आपने नून वालों ने उनसे उधार ली हो ये अल्फाज। देखिए, वन वे और अनदर वे, इनको हकीकत माननी पड़ेगी। जो कुछ वो किधर डॉक्टर यास्मीन राशिदा की वो वीडियो निकालें, कहते हैं इधर चलते हैं इकट्ठे होकर जरा सबको आने दें। लेकिन उनसे टू बी फेयर विद डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके 2 क्लिप्स हैं। एक क्लिप जिसमें वो कहती हैं कि हम कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे, एहतजाज तक बात ठीक है, मसला प्रॉब्लमेटिक ये है कि आप जलाओ गिराओ या बिल्डिंग पे चढ़ दौड़े, वहां जाके वो रोक रही हैं। दोनों क्लिप्स हैं कि ये अंदर जो गए हैं शरारती लोग ये वापस आ जाएं। अब वो शरारती लोग आपके हैं ना, फिर इन्हीं की थे, मतलब मुझे क्या पता कौन से, मैं तो नहीं लेके गया ना। यास्मीन भी तो हो सकते हैं, यास्मीन राशिद हो सकता है भट्ट साहब ले गए हो। यास्मीन राशिद लेके जा रही है, बंदे कहते हैं अच्छा 1 मिनट ठहरो, चोरी बाद में करनी है, पहले मेरी बात सुनो, कैसे करनी है मैं बता देती हूँ। तो लेके ये गए। और दूसरा आपने कहा 2014 लंदन प्लान क्या था, वो चौधरी सरवर है वो एक आया था ना, कौन लेके गया था लंदन प्लान? मैंने तो आपसे पहले सवाल पूछा, कौन था लंदन प्लान के पीछे? कौन था लंदन प्लान के पीछे? ये नहीं बता सकते। आप बताएं ना, आपकी हुकूमत थी, उनसे क्यों पूछते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि लंदन प्लान एक सोची समझी स्कीम के तहत। किसकी स्कीम थी? खान जिन लोगों को रजीम के साथ मिला हुआ था, किसकी स्कीम थी? वो ये फैज वगैरह लोग, फैज नहीं थे उस वक्त? नहीं, उसी तरह की कंटिन्यूटी चल रही थी ना। ISI के जो सरबराह उस वक्त थे, कौन थे? उसके बाद जो ये मेरा ख्याल है वो थे, मेरे ज़हन में उनका नाम ज़हीरुल इस्लाम साहब। ज़हीरुल इस्लाम, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं।
उसके बाद कंटिन्यूटी चलती रही। फैज साहब ने तो इंतहा कर दी, आपकी हुकूमत थी, फिर आपने क्या किया? एक वक्त ये भी आया, मेरी मियाँ साहब ने कहा, मेरी बात सुने, एक दफ़ा तो उनको मैसेज भेजा गया कि रात 2 बजे का टाइम था, जी ये देखें आप ऐसा करें, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहेंगे इस्तीफा दे चले जाए। ठीक है, पैगाम तो मियाँ साहब ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं देना, मैं इधर ही हूँ। आप मुझे बताएं ये पैगाम किसने पहुंचाया था मियाँ साहब को? मेरा ख्याल इसाक डार साहब को उन्होंने कहा था मुझे, जो मलिक रियाज नहीं है, मलिक रियाज आप कह रहे हैं, मैं जो कहता हूँ कि मुझे बताएं ये चीज़ें क्यों हुई। ये पैगाम आप इसका मैसेज दें कि मियाँ साहब को कहेंगे इस्तीफा दे। पैगाम दिया किसने था डार साहब को? हाँ जी, डार साहब को ये पैगाम किसने दिया था? महज़ इस्लाम साहब ने दिया था। ख्याल है आपका? नहीं मेरी सुने, इन्फॉर्मेशन है या गैस वर्क? नहीं ये दिया था पैगाम, मुझे आप बताएं इस तरह कोई कर सकता है एक प्राइम मिनिस्टर के साथ? हुआ ना ये सब कुछ, और उसके साथ इमरान खान उसमें शामिल था। इमरान खान हर चीज़ में शामिल था। इमरान खान रजीम ने जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ किया, साकिब निसार ने जो किया, आपके सामने ना हर चीज। मियाँ साहब ने गुजरांवाला में जब देखिए मैं एक बात उन्होंने एक इस्तेमाल करता होता हूँ कि IGI 1 और IGI 2। IGI 1 थी नवाज शरीफ के लिए, और 2011 ऑनवर्ड जो इन्वेस्टमेंट की गई थी IGI 2 की, वो थी इमरान खान के लिए। मुझे एक बात, दोनों का तरीकाकार एक ही था, दोनों ने सजा पाई। नवाज शरीफ ने भी, अब इमरान खान भी भुगता, लेकिन आपने सियासत नहीं बदली। सियासी सूलों के मुताबिक आज आप इमरान खान की बातें सुनते हैं, वो कहता है मैंने 3 बंदों की टीम बनाई है, वो किससे मुज़ाकरात करेंगे? आर्मी चीफ से। मुझे बताएं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं ना, आज उनको ये पता होना चाहिए। लेकिन इमरान खान जिस तरीके से मुसल्लत हुआ था वोट चोरी करके उस रजीम के साथ, उसके ज़हन में है कि आर्मी चीफ मेरा। PTI सारी कहती है आप फॉर्म 47 की पैदावार है, देखे ना, कहते हैं। काकड़ साहब ने भी कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है ना, वहाँ चले जाएं, जो फैसला वो करे मंजूर है। से फैसला हो सकता है भला? ट्रिब्यूनल 4 साल वो सूरी साहब का फैसला नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताएं, ज़िमनी अभी इलेक्शन हुआ है ना, कौन जीते हैं? ये किधर गई है? बताइए जी, आप ही बताइए। देखिए उसका तो सिंपल सी बात यह है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इनको पहले तो समझ नहीं आई थी कि नेशनल जो मेन इलेक्शन से जनरल इलेक्शन से, उसमें तो इनको समझ नहीं है। इनका ख्याल था कि कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने जो अपनी तरफ से कर सकते थे उन्होंने वो कर दिया। इन्होंने निशान ले लिया, इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं। इससे ज्यादा आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्या दुनिया की हिस्ट्री में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से नहीं रोकने की कोशिश की। आपको 8 फरवरी को मैसर थी, वो ज़िमनी इलेक्शन में क्यों नहीं बरकरार? 8 फरवरी को आपको सपोर्ट थी। मैं कह रहा हूं कि आपको सपोर्ट थी, लेकिन ज़िमनी में आपकी सपोर्ट खत्म हो गई। ज़िमनी में जिन लोगों ने इलेक्शंस वाले दिन, क्या नाम है उनका, बारी साहब, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने हर 5वें आदमी को जो वोट करके निकला है, हमने उनसे पूछते गए कि आपने वोट किसको किया है। उन्होंने कहा कि उस दिन 40% वोट जो है वो कास्ट हुए हैं फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 25% वोट कास्ट हुए थे फॉर PMLN, और तकरीबन में 11-12% बारी साहब ने सही कहा होगा, लेकिन मैं तो आपको 8 फरवरी और बाई इलेक्शन के दरमियान में जो फर्क है, सुन ले, लाहौर में एक सीट पे 13% पोलिंग से बंदा जीता है, एक में 23% पोलिंग से बंदा जीता है। आपका बंदा वोट डालने नहीं आया, क्यों नहीं आया? सुने, वो बता रहे हैं कि जो निकले थे उसमें भी मेजॉरिटी थी, लेकिन इस दफा इनको पहले से ही पता था कि हाउ टू मैनेज इट। इस दफा दे वर वेल प्रिपेयर्ड, इनको पता था कि हमें वोट नहीं पड़ेगा। इस दफा इन लोगों ने उसकी प्रिपरेशन, मतलब आपको पता हो, जब चोर को पता हो ना कि किस जगह पे कैमरे लगे, वो अगली बार उस कैमरे को छुपा के वो करता है। सो दे वर मच बेटर। नहीं, 8 फरवरी को मोटिवेशन थी लोगों के अंदर, बाहर निकले थे, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि प्रोटेस्ट बरकरार रखा। नदीम मलिक साहब, एक बार बस शर्तें लगा दी, हम कानून के साथ बात करेंगे ना पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, लोग इस दफा बाहर नहीं निकले। 4 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस हुए, राइट, बाय इलेक्शंस 4 प्रोविंसेस के अंदर। मुझे ये बताएं, खाली पंजाब के अंदर क्यों 144 लगा? खाली पंजाब के अंदर क्यों इंटरनेट बंद हुआ? खाली पंजाब के अंदर क्यों नहीं हुआ था? KPK में सब कुछ ठीक ठाक था, सिर्फ पंजाब के अंदर दहशतगर्दी का खतरा था। KP में कोई खतरा नहीं था, बलूचिस्तान में कोई खतरा नहीं था, सिंध में कोई खतरा नहीं था, इंटरनेट हर जगह पे ऑन था, सिर्फ इनका इंटरनेट बंद था। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे जवाब दीजिए। ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। असद कैसर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपको मैं पहले शेर अफजल मरवत आज का स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा, दिखाइएगा जी जरा। इमरान खान से मेरा मिलना इंतहाई जरूरी था, और जेल सुपरडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है।
ये बेवकूफ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। इन लोगों को बीच में मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के कर्ता दर्ता बन गए हैं। इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। असद कैसर साहब, आपकी जमात के अंदर कम अज़ कम 4 ग्रुप ऐसे मौजूद हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको नाम नहीं बताऊंगा टीवी के ऊपर, लेकिन वो चारों एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के तो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, दूसरा कहता है नहीं ये मिला हुआ है, चौथा कहता है नहीं ये मिला हुआ है, ये मुझे निकाल रहा है, ये इमरान खान के साथ जाके पार्टी को ये करने की कोशिश कर रहा है। ये हो क्या रहा है इस वक्त पीटीआई के अंदर? देखिए, एक तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आपको पता है कि ग्रुपिंग भी होती है और इख्तिलाफ राय भी होता है और गाहे बगाहे चीजें होती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इख्तिलाफात हो, जो भी इस किस्म की बात हो, वो मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, वो पब्लिक पे नहीं आनी चाहिए। वो आपकी जो कोर कमेटी है, कोर ग्रुप्स हैं, पार्टी के अंदर उठाना चाहिए। मैं जरूर शरफ अब्दुल साहब की जो है ना अप्रिशिएट करूंगा कि उसने एक अच्छी जद्दोजहद की है, लेकिन ये काम नामुनासिब था कि मीडिया पे बात करे। बहरहाल मैं चूंकि आज मैं मिला हूँ उसका भी कॉन्फ्रेंस में, तो मैं उसको मिलूंगा, मैं उससे बात करूंगा। और देखिए, इस वक्त हम हालात जंग में है और हमें ये सूट नहीं करता कि हम जो है ना आपस के मामला ज्यादा, जो हमारे अंदर के मामला है हम बाहर लेके आए। तो आपने हालते जंग से इसको क्यों ताबीर किया? हालते जंग से क्यों ताबीर किया इसको? नहीं, हालत जंग ये कि हमारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो मुल्क जो है ना जो अनारकी की तरफ जा रहा है, हमारे मैंडेट को जो है ना जबरदस्ती चोरी किया गया है। यानी एक आदमी आके वो बंदूक की नाली की जोर पे जो है ना आपके ऊपर पिस्तौल रखता है, बंदूक रखता है, कहता है कि भाई ये तुम जो है ना ये काम नहीं करोगे, ये मेरा है। हमसे जो है ना हमारा माल उन्होंने चुराया, जो हमारा वोट था, जो पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया, तो इसको तो हमने वापस करना है। देखिए, हमने तो कोई वो नहीं करनी कि हम जो है ना घर में बैठ के कोई करेंगे। आपका वोट बैंक किसने चुराया सर? हमारा बैंड जो है ना मुस्लिम लीग नून ने चुराया है, पीपल पार्टी ने चुराया है, एमक्यूएम ने चुराया है। लेकिन आप तो गुस्सा फौज पे निकाल रहे हैं। चुराया नून ने या फौज ने? जो शामिल हैं सारे उसमें शामिल हैं। देखो, हमने कोई फौज को उसमें शामिल कर रहे हैं या नहीं? क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आपने अभी नाम लिया आर्मी चीफ। नंबर वन मैं बिल्कुल क्लैरिटी चाहता हूँ। फौज जो है ना हमारा इदारा है, हम किसी तौर पर फौज को बतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हमारी ख्वाहिश है कि एज इदारा वो अपनी जो कानूनी और आईनी जुरिडिक्शन उसमें वो अपना रोल प्ले करे। मैं कैसे, देखे, मैं समझता हूँ ये मेरा इदारा है, ये मेरा मुल्क है और ये मेरा इदारा है। मैं किसी तौर पर ये नहीं करूंगा कि हमारे कौमी इदारे जो है ना वो नुकसान हो, कोई जुडिशरी हो, वो फौज हो या पार्लियामेंट हो। हर इदारे की जो है ना एक सैंक्टिटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन जब वो अपनी हुदूद से बाहर निकलती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम इदारे जो है ना अपनी कानूनी और आईनी पैरामीटर के अंदर रहती हुई अपनी ड्यूटियां अंजाम दें। कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये इंतशारी टोला है, इन्होंने 9 मई को जलाओ घिराव किया, आग लगाई, तो इनके लिए एक ही रास्ता है, कौम से माफ़ी मांगे, तो फिर वो माफ़ी मांग के रास्ता सीधा कर ले। इसके बारे में तो मैंने कैटेगरिकली कहा है कल के शो में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखें, बहुत अफसोस है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बनता नहीं है, न इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी अपनी कानूनी और आईनी जो जुरिडिक्शन है उससे जो है ना उन्होंने क्रॉस किया है। और देखिए, आप माफी मांगेंगे? मैंने तो कल भी कह दिया है कि हम तो अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगते, तो किसी और से क्या मांगेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना, इसकी जरूरत इस बात की है कि हम सारे इदारे अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करें। हम एक मजबूत 9 मई को जो कुछ हुआ, जैसे GHQ वाला अटैक है, MM आलम बेस वाला है, लाहौर कोर कमांडर हाउस वाला है, तो क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं जो कुछ जलाओ घिराव हुआ? बिल्कुल मजम्मत करते हैं, मैं हर एक चीज की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं मुतालिबा करता हूँ ना, इन्वेस्टिगेट करवाओ ना, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। यानी मैं तो बिल्कुल इस पे, मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर और जो है IG, दे आर द मेन कल्प्रेट। आप कहते हैं मोहसिन नकवी और IG पंजाब जो हैं वो मेनली जिम्मेदार है? हाँ, बेसिकली इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। तो फिर आपको
असद कैसर साहब, फिर तो आपको किसी ज़माने में इमरान ने मैंडेट दिया था लेकिन फिर वो हाथ खींच लिया, फिर तो आपको बैक चैनल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने चाहिए, इंगेजमेंट करें, रास्ता निकालें। सियासी लोगों का तो यही काम होता है, मिलें, जाके बात करें। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि मैं ये बात नदीम मलिक साहब, आप जो है ना, मैं आपका बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ और आप एक सेंसिबल साहबी भी हैं और आपके अंदर जो है ना एकेडमिक वो भी है। देखिए, एक तो मैं जज्बाती बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए इस वक्त हमारे मुल्क बहुत बुरी तरह जो है ना माशी तौर पर दलदल में फंसा हुआ है। हमारी सरहदात पे हमारे जो इंडिया के साथ ताल्लुकात तो पहले से भी ऐसे और उसने तो अभी हमारे मुल्क के अंदर जो है ना कार्रवाइयाँ भी शुरू की। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है ना बहुत खराब हो चुकी है, जो कि नहीं होने चाहिए, और हर सूरत में अफगानिस्तान के साथ हमें अपनी दोस्ताना ताल्लुकात जो है ना रखना चाहिए। ईरान के साथ भी ताल्लुकात हमारे। असद कैसर साहब, लेकिन क्या एक सियासी जमात को अगर मसाइल चल रहे हैं तो उसको बातचीत का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? मैं इस पे नहीं कोई घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए बैक चैनल पे, और बैक चैनल पे इंटरेक्ट करके एक वर्किंग रिलेशनशिप इवॉल्व करनी चाहिए। मैं बराह रास्त आपसे जवाब चाहता हूँ इसका। मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि एक तो ये कि कल तो उन्होंने कैटेगरिकली कहा भी और हम भी कहते हैं कि हम इस तरह वो नहीं करती, लेकिन हम रिस्पेक्ट करेंगे कि तमाम इदारे अपने अपने जुरिसडिक्शन में वापस चले जाए। हम किसी तौर पर इस पे नहीं इदारे के अंदर जो है ना कोई मुदाखलत करें। मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ सर, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई बातचीत करेगी? बैक चैनल पे करें, खामोशी से करें, लेकिन देयर शुड बी एंगेजमेंट। कोई बातचीत, नो टॉक्स। नो टॉक्स। तो वो जो कमेटी का जिक्र हो रहा है आज के कोई 3 लोगों को मैंडेट दिया गया, वो कमेटी क्या करेगी? नहीं, वो कमेटी तो अभी मैंने कल भी कहा है कि वो कमेटी तो अभी तक उसके ऊपर क्लियरिटी भी नहीं है। यानी हमारे खान साहब से मुलाकात हुई है जिसमें मेरे शिबली साहब ये सारे थे, तो उसमें इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई है। और वो जिस तरह बात कर रहे थे, तो इस वक्त ये जो है ना, ये मीडिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, जो आपने खुद भी कहा है, और कुछ हमारी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। देखिए, मैं कैटेगरी के लिए आपको बात करना चाहता हूँ जो हम चाहते हैं। नंबर वन हम मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लेकिन आपने नो टॉक्स कहा, ये नो टॉक्स मुझे कुछ सही फैसला नहीं। नो टॉक्स का मतलब ये है कि हम जो जिसका काम है वो अपने काम से काम रखे। तो आप किससे बात करेंगे बता दें? नून लीग और पीपल्स पार्टी से आप कहते हैं बात नहीं करनी, फौज वाले कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं नो टॉक्स, वो अपना काम करें, हम बात नहीं करेंगे। तो फिर तो ये स्टेलमेट होता है ना, इसको डेडलॉक कहते हैं। नहीं, देखिए हम सबसे पहले भी क्या कहते हैं, नदीम मलिक साहब, आप दिल पे हाथ रख के हल पर कहे आप खुद। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इलेक्शन जबरदस्ती हमसे नहीं चुराया गया? हमारा मैंडेट नहीं चुराया गया? इलेक्शन साफ नहीं था, इलेक्शन साफ नहीं था। मैं आपका टाइम ही नहीं जाया करता, इलेक्शन साफ नहीं था, मैं तो खुद कह रहा हूँ साफ नहीं था। मैं तो सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक सियासी जमात है, क्या सियासी जमात को इंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, एस्टेब्लिशमेंट से, तीनों से करना चाहिए। मैं अपनी बात वाज़ेह करूं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उस सूरत में जब उसके पास मैंडेट हो। अच्छा, मैंडेट मेरा है और सीट पे वो बैठा है, लोगों ने मुझे वोट दिया है और नुमाइंदगी कोई और कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? पहले सर एक लास्ट क्वेश्चन दोबारा दोहरा लूं, मेरे पास गेस्ट बैठे हैं यहाँ, उनसे भी मैंने दोबारा और सवाल पूछना है। क्या इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर, नो? बिल्कुल नो टॉक्स। नो टॉक्स। बहुत शुक्रिया जी आपका, ये बड़ी खबर चलाई है जी इनकी। नासिर भट्ट साहब, आपने बातें सुन ली है ना? थोड़ा सा टेंशन वाली सूरत हाल है, मैं इसको बहुत ज्यादा आप मुझे बताएं ना, ये इलेक्शन चोरी हो गया है। इलेक्शन तो हमारा चोरी हुआ था, हमने फिर भी पाकिस्तान के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में बैठे। ये इमरान खान कहता था मैं तो बात ही नहीं करता, ये चोर है। उसने 4 साल बात नहीं की, वो जहाँ जाता था ये करता था। अभी भी नहीं आपसे कर रहे, वो अभी भी कहते हैं नहीं, वो देखे ना वो क्या बात कर रहे हैं। ये इनका जमहूरी रवैया ही नहीं है। आप बात किससे करेंगे? जमहूरी जो हुकूमत है, अपोजिशन ने हमेशा हुकूमत से बात किया है, टेबल टॉक हुई है, उसमें से कुछ चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, कोई इश्यू बाकी रहते हैं, लेकिन बात से ही बात निकलती है। 9 मई के वाक़े को ये माफ़ी मांग ले इमरान खान। हम सब कहते हैं कि तुम आप माफ़ी मांगो, गलत किया है। आपके बंदे शायद, अच्छा आप कहते हैं जी हम नहीं हैं, तो कोर्ट में जाके बताएंगे ना, अपनी गवाही दे दें कि हम नहीं है। कौन थे भाई जो आपको उधर लेके जा रहे थे? वो कौन थे? जिन लोगों ने कहा जी ठहर, जो आप कहते हैं ना डॉक्टर राशिद यास्मीन ने कहा जी गेट तक आओ, अंदर नहीं जाना है। इरादा क्या था कि इधर हमला करना है? आपने जो बेहरमती की शोधा के, लेकिन ये कैसे एस्टैब्लिश होगा कि डॉक्टर यास्मीन का ये इरादा था कि हमला करना है? अच्छा, उनका क्या इरादा था? वो तो प्रोटेस्ट तो आप भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने के जा रही थी। नहीं, प्रोटेस्ट किधर करते हैं? प्रोटेस्ट कोर कमांडर के घर अंदर करना था जाके। नहीं, कोर कमांडर सड़क के अंदर तो डॉक्टर यास्मीन नहीं गई, अंदर गए होंगे तो इनके वर्कर गए हैं जिनको पकड़ा गया।
तो जो डॉक्टर यास्मीन का जब आप जिक्र करते हैं तो मुझे उसमें थोड़ा सा फर्क करना नहीं पड़ेगा। देखें ना, आप ये कोर्ट में चले जाएं, गवाही विटनेस देगी, डॉक्टर राशिद यास्मीन क्या करने गई वहाँ? प्रोटेस्ट करने? उसने कहा प्रोटेस्ट, तो फिर अंदर कौन गया? अंदर डॉक्टर यास्मीन गई या नहीं गई आप बता दें। अच्छा मुझे बताएं ना, आप बता दें अंदर डॉक्टर यास्मीन थी? जो होता है ना लीडर, वो खड़ा रहता है, वो कहता है जाओ हमला करो, मैं देख रहा हूँ हमला क्या करो करोगे? अच्छा ब्रेक ले ले, वापसी पे हमारे साहब से पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमायूं साहब, अभी जितनी हमारी गुफ्तगू हुई उसमें असद कैसर साहब ने भी नो टॉक्स कर दिया, फ़ौज ने भी नो टॉक्स कर दिया, आप लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी नो टॉक्स कर दिया, तो अब तो फिर स्टेलमेट है, फिर इंतज़ार करें अनदर एक्सीडेंट। देखिए इस तरह है कि मैं जब हम बात कर रहे होते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि यार किस ज़माने में किन किन लोगों के, जैसे अभी बात हो रही थी, इन्होंने ज़हीरुल इस्लाम की बात की है, वॉज दैट ज़हीरुल इस्लाम की ये बात कर रहे थे या फ़ौज की बात कर रहे थे? Was तो यही बताएंगे वही ना, वॉज इट इंस्टीट्यूशन और वॉज इट दैट वन पर्टिकुलर पर्सन? ठीक है, वाई? जब मुशर्रफ के ज़माने में ये लोग बात कर रहे थे, वॉज इट मुशर्रफ और वॉज इट फौज? जब जनरल दुरानी की बात बीबी करती थी, वॉज इट इंस्टीट्यूशन IGI के टाइम पे और वॉज इट दैट वन पर्टिकुलर पर्सन? जब ज़ियाउल हक की बात होती थी, वॉज इट दी वन पर्टिकुलर पर्सन और द फौज? ठीक है, अगर आप उसमें से किसी एक चीज़ को कर ले तो फिर उसी को लेकर आगे चले और फिर वो बात होती है। दूसरी बात, मैं पर्सनली असद कैसर इज़ बड़े सीनियर आदमी है मुझसे बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेशर आया था ना, दैट प्रेशर मेरे लिहाज से वॉज नॉट अ गुड प्रेशर, दैट वॉज नॉट गुड। उसने, आप मुझे डायरेक्ट, आप मुझे कह रहे हैं कि सॉरी कहो, दैट सॉरी का मतलब ये है कि आप मुझे कह रहे हैं कि तुमने गलती की है। मैं आपके साथ कहता हूं कि यार देखो 9 मई को जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन मैंने नहीं किया, आओ बैठ के उसको किसी थर्ड, अब मेरे और आपके दरमियान में एक इख्तलाफ है, मैं कहता हूं मैंने नहीं किया, आप कहते तुमने किया है, तो हम एक थर्ड पार्टी के पास जाके बैठ के उसको डिस्कस कर लेते शवाहिद के साथ, आप अपने ले आए, मैं अपने ले आता हूं। अगर उसमें मैं इम्प्लीकेट होता हूं और मैं समझ आती है, मैं माफी भी मांग लूंगा, मुझे माफी मांगने में, लेकिन आपके कहने पर मैं इसलिए नहीं करूंगा कि अभी तक मेरा ये ईमान है। लोग बातचीत से रास्ता निकालते हैं, आपने बातचीत के रास्ते सारे बंद कर दिए। नहीं, कोई रास्ता खुला कौन सा है? नहीं, देखिए नून लीग बंद, पीपल्स पार्टी बंद, फौज बंद, और फौज ने भी अपना आपके लिए बंद कर दिया। हम लोगों ने पिछले 6, 7, 8 महीनों में कितनी दफा हमने कहा है कि ये लोग होंगे, ये बातचीत करेंगे और इसके लिहाज से करेंगे। अब आप उसमें देख लेंगे, अब मैं बात कर लेना, आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो रूल आउट कर दिया। सुन ले, नहीं, हम देखिए, सुन ले, हमने कहा है कि हम जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं हम सबसे बात करें। नहीं, आपने ठीक है पब्लिकली अनाउंस करके कहा है कि 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, इनसे बात नहीं होगी। नहीं करेंगे, बाकी जमातें हैं, बात कर सकते हैं। जो मेजोरिटी मैंडेट नहीं, इनका मैंडेट है ही नहीं है, मैं बता देता हूँ, 17 सीटें, 25 सीटें और 3 सीटें। This is your assumption. नहीं, this is your this is not my assumption. This is what Form 45 says. This is what Form 45 says. ठीक है? This is what Form 45 says. लेकिन having said that thing, ठीक है, अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि हमारा मेन फड्डा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से है, अगर आप ये कहते हैं कि हमारा मेन फड्डा एस्टैब्लिशमेंट से है, ठीक है, मुझे एक बात बताएं, हमने तो कहा था अगर उनको हमसे ये बात है तो आप बात कर लो, तो लेकिन बात नहीं हो रही ना, तो वो भी तैयार नहीं है, आप भी तैयार नहीं। ये इनसे पूछे, ये कहते हैं जी बात हमने इनसे नहीं करनी और सियासी जमातों से करनी है। कौन सी और सियासी जमातें हैं, उनका नाम बता दें। हुकूमत से आपने बात करनी है ना, जिनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है। आप कहते हैं जी हमने बात आर्मी चीफ से करनी है, हमने बात ISI के सरबराह से करनी है। आपका अब मैसेज आपने सुन लिया, क्यों? इसलिए कि आप एक गैर जमहूरी तरीका अख्तियार कर रहे हैं। बात आपने सियासी जमातों से ही करनी है और उसी में से कोई रास्ता निकलेगा। अदालत में जाके आपने अपनी बेगुनाही साबित करनी है। हम कहते हैं, अवाम कहती है, कौम कहती है कि जी 9 मई का वाक़या PTI का है, तो आपने ये कहाँ साबित करना है? अदालत में साबित कर लें या माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगेंगे तो फिर आपके लिए रास्ता भी निकलेगा। खत्म हो गया, लेकिन सियासी तौर पर इंगेजमेंट, मफाहमत अच्छा रास्ता होता है, लड़ाई अच्छा रास्ता नहीं है। मेरा तमाम सियासी लोगों को, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी यही मशवरा है। नासिर भट्ट साहब और हुमायूं मोहम्मद साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।